कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग अपने नए लेक्चर में आ गए हैं। ठीक है, पिछले सारे लेक्चरों में हम लोगों ने एक ही चीज सीखी है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने सीखा है। सारे तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आपको सॉल्व करके दिखाए। बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहिए या और क्वेश्चन करवाइए। तो मैं आपको आज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट में, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन आपको दूंगा। आप कुछ उसमें से मेरे करवाए हुए भी रहेंगे, कुछ उसमें से मेरे नहीं करवाए हुए रहेंगे। तो आपको मैं खूब सारे क्वेश्चन आज प्रोवाइड करूंगा और उसको आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा। जो नहीं आएगा आप उसमें नंबर लिख करके मुझको भेज दीजिएगा, मैं आपको जो है उसका सोल्यूशन बता दूंगा अगर वो नहीं आएगा तो। क्लियर है बात? तो अब आपको हर लेक्चर के लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसको करिए, उसको सॉल्व करिए, जो ना आए पूछिएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो सॉल्विंग वाला टॉपिक तो पिछले क्लासेस में खत्म हो चुका है। ठीक है, अल्फा बीटा निकालने वाला, अलग अलग तरह के क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना, फिर अल्फा बीटा निकालना, एक्स की वैल्यू निकालना, ये सारे काम हम लोगों ने कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोगों का नया टॉपिक है, जैसे आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग ये कह सकते हो कि चैप्टर के सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, और थर्ड पार्ट पे हमारा वर्ल्ड प्रॉब्लम है, लास्ट पार्ट वो है। ठीक है, तो चलिए, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, बहुत एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी, एकदम इजीली आपको आ जाएगा। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स देखे हुए हैं और पीछे की सॉल्विंग आपको आती है तो आज के लेक्चर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, चलिए, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखो रूट्स के नेचर का मतलब क्या है। ठीक है, नेचर का मतलब ये है कि नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि रूट किस तरह के आ रहे हैं। रूट्स अल्फा और बीटा जो है वो किस तरह के आ रहे हैं, मतलब रियल नंबर आ रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। ठीक है, देखो आपको अगर याद हो, ठीक है, आपको अगर याद हो तो पहले स्टार्टिंग्स के लेक्चर में एक लेक्चर मैंने आपको नंबर सिस्टम का बताया था। ठीक है, उसमें सारे नंबर के क्लासिफिकेशन थे, अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो नंबर्स मैंने आपको बताया था कि नंबर्स आमतौर पे दो तरह के हम पढ़ते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, है ना, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। बाकी जितने भी टाइप के आप नंबर आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। और इमेजिनरी नंबर मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है रूट के अंदर जब निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। जैसे मान लो अंडर रूट के अंदर -2, अंडर रूट के अंदर -3, अंडर रूट के अंदर -5, ये सब इमेजिनरी नंबर्स हैं। कोई भी नंबर रूट के अंदर निगेटिव आएगा तो इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो अगर आपको नंबर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप उस लेक्चर पे विजिट कर सकते हैं। पूरा A to Z सारे आपको नंबर्स को पढ़ाया हूं, उसमें जो है सारे नंबर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल नंबर हमने दो तरह के देखे थे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो वही चीज आज हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो हमारा नेचर ऑफ रूट्स है, नेचर ऑफ रूट जो है वो हमारा वो कितना होना है, किस किस तरह के नेचर ऑफ रूट्स होते हैं। तो पहला नेचर ऑफ रूट होता है रियल नंबर। कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रियल, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, रियल नंबर न लिखकर ऐसे बता सकते हैं रियल रूट्स। क्या बता सकते हैं बेटा, क्या बता सकते हैं? पहला नेचर जो आएगा वो आएगा रियल रूट्स का। रियल रूट्स का मतलब क्या है कि रूट्स जो है वो रियल नंबर आ रहे हैं। रूट्स कैसे आ रहे हैं, मतलब अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू आएगी वो रियल नंबर होगी। कैसी होगी बेटा? रियल नंबर होगी। ठीक है, रियल नंबर मतलब रूट के अंदर निगेटिव नहीं आएगा, बाकी कैसा भी आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, ठीक है, नॉर्मल नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरैशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सब रियल रूट्स में काउंट होगा, वो सब रियल रूट्स में काउंट होगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू रियल नंबर आएगी। दूसरा नेचर होता है इमेजिनरी रूट्स का। इमेजिनरी रूट्स का क्या नेचर होता है बेटा? दूसरा इमेजिनरी रूट्स का मतलब अल्फा और बीटा जो आएंगे, अल्फा और बीटा जो आएंगे वो इमेजिनरी नंबर आएगा। क्या आएगा बेटा? इमेजिनरी नंबर आएगा। मतलब रूट के अंदर कैसा नंबर आपको मिलेगा? रूट के अंदर निगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, तो दो तरह का नेचर होता है, किसी भी रूट का दो तरह का नेचर होता है, एक रियल रूट्स और एक इमेजिनरी रूट्स। या तो वो रूट्स अल्फा और बीटा की वैल्यू रियल नंबर आएगी, ठीक है, और या तो अल्फा और बीटा की नंबर जो वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी नंबर आएगी। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होंगे, रूट के अंदर निगेटिव। क्लियर हो गई बात? तो कोई भी आपसे पूछेगा
कितने तरह के नेचर होते हैं रूट्स के? तो दो तरह के होते हैं, एक रियल रूट्स होते हैं, एक इमेजिनरी रूट्स होते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, रियल रूट्स के अंदर भी, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, ठीक है। रियल रूट्स के अंदर दो कंडीशन होती है। रियल रूट्स के अंदर दो तरह के रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। रियल रूट्स के अंदर भी दो तरह के रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला रूट्स आर इक्वल, पहला कंडीशन आपको, या रूट्स आर अनइक्वल पहला कर लेते हैं। रूट्स आर अनइक्वल, रूट्स आर अनइक्वल मतलब ये है कि अल्फा और बीटा रियल रूट्स तो होंगे, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आएगी वो रियल नंबर तो आएगी, लेकिन उनकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी। मतलब अल्फा इक्वल नॉट इक्वल टू बीटा होगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होगा। अल्फा की वैल्यू कुछ और आएगी, बीटा की वैल्यू कुछ और आएगी। फॉर एग्जाम्पल अल्फा आया 2, बीटा आया 5, तो ये क्या हो गया? नॉट इक्वल हो गया। अल्फा 5 है, बीटा सॉरी अल्फा 2 है, बीटा 5 है, तो नॉट इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन क्या आएगी कि अगर रियल रूट्स आता है तो रियल रूट्स में भी दो अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन है कि रूट्स आर अनइक्वल, रूट्स रियल तो है लेकिन अनइक्वल है, अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू आएगी। दूसरा है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल मतलब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे आपने देखा होगा पहले बहुत सारे क्वेश्चनों में, पीछे जो हमने सॉल्व किया है, तो बहुत सारे क्वेश्चनों में हमने देखा है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम आ जाती है। ठीक है, और मतलब 10% क्वेश्चन में ऐसा होता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम आ जाती है, बाकी 90% क्वेश्चन में अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग आती है। ठीक है, तो यही चीज है कि अगर रियल रूट्स है तो रियल रूट्स में भी दो कंडीशन बनती है, या तो रूट्स अनइक्वल होंगे या तो रूट्स इक्वल होंगे, मतलब अल्फा की वैल्यू भी 2 आ रही है, बीटा की भी 2 आ रही है, तो ये होता है रियल इक्वल रूट्स की बात। क्लियर है बात? और इधर हो गया अनइक्वल रूट्स की बात। इतने में कोई डाउट है, कोई समस्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इमेजिनरी रूट्स के कोई आगे के सब टाइप नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब समस्या ये है कि मुझको या आपको कैसे पता चलेगा कि रूट्स रियल है या इमेजिनरी है, इक्वल है, अनइक्वल है, कैसे पता चलेगा? भाई बात समझ में? भाई हमको पता तो चलना चाहिए कि क्या कंडीशन है, कैसे हम देख पाएंगे कि रूट्स रियल है कि इमेजिनरी है, या रूट्स आपके इक्वल है या अनइक्वल है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपके पास कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देखिए, पहली कंडीशन अगर आपका रियल रूट्स है, अगर आपका रियल रूट्स है तो d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। क्या आएगी बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, आपका अगर रियल रूट्स है, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपको पता करना है कि मेरा रूट्स जो आएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू जो सॉल्व करने के बाद निकलेगी वो रियल है कि नहीं है, तो आप पहले डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ पे डी का फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी आ जाती है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी आ जाती है, तो इसका मतलब है कि रूट्स आपके रियल आएंगे। और अगर डी लेस देन 0 आ जाता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, लेस देन 0 आ जाता है, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि डी आपका कैसा आ जाता है बेटा? निगेटिव आ जाता है। डी आपका कैसा आ जाता है? निगेटिव आ जाता है। तो इसका मतलब है आपका जो रूट्स है वो इमेजिनरी रूट्स आएगा। क्लियर है? आपका रूट्स कैसा आएगा? इमेजिनरी रूट्स आएगा। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पिछले 5-6 लेक्चरों में हमने किए हैं उसमें आपने देखा होगा कि हमेशा डी की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आती है। ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आती है हमेशा। आपने देखा होगा पीछे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, सारे क्वेश्चनों में डी की जो वैल्यू है या तो 0 या तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, डी की वैल्यू या तो 0 या तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है डी पॉजिटिव। क्लियर है बात? या तो डी कैसा आएगा बेटा? या तो डी पॉजिटिव आएगा और या तो डी क्या आएगा? 0 के बराबर। ये दोनों को मिला के कंडीशन बनती है। ठीक है, तो आपने देखा है पीछे बहुत सारे क्वेश्चन में डी की वैल्यू या तो पॉजिटिव आ रही थी या तो 0, ज्यादातर पॉजिटिव ही आ रही थी, कुछ क्वेश्चन में 0 भी आ रही थी, कोई समस्या नहीं हो रही थी। अब बहुत ध्यान से बात सुनिएगा मेरी। जब आपके डी की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी आएगी, मतलब 0 या पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तभी आप अल्फा और बीटा निकालेंगे, अदरवाइज आप अल्फा और बीटा नहीं निकालेंगे। मतलब ये मेरा कहने का, ध्यान सुनना मेरी बात, पीछे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हम लोगों ने तो हर क्वेश्चन में डी की वैल्यू पॉजिटिव या 0 आई है।
या तो पॉजिटिव या तो जीरो आई है, मतलब डी जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो था। तब हम उसको सॉल्व करते थे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते थे ना। इसलिए निकालते थे क्योंकि जब डी पॉजिटिव या जीरो आएगा, डी पॉजिटिव या जीरो आएगा तो रूट्स आपके रियल होंगे, तब जाके आप रूट्स को फाइंड कर पाओगे। ठीक है, यू कैन फाइंड रूट्स। ठीक है, यू कैन फाइंड रूट्स। क्लियर है? अब अगर आपकी डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाती है, अब अगर आपकी वैल्यू डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाती है, मतलब निगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो तुम रूट्स नहीं फाइंड कर पाओगे, तुम रूट्स नहीं फाइंड कर पाओगे। यू कैन नॉट फाइंड द रूट्स। ठीक है, यू कैन नॉट फाइंड द रूट्स। क्यों नहीं फाइंड कर पाओगे? समझो मेरी बात। आप होगा क्या, जब डी की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके सिलेबस में 10th क्लास में आपको इमेजिनरी नंबर सॉल्व करना नहीं सिखाया गया है। इमेजिनरी नंबर सॉल्व करना नहीं सिखाया गया, आपको नहीं पता है इमेजिनरी नंबर में कैसे ऐड होता है, कैसे सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्या चीजें कैसे चलती हैं वहां पे। तो इसलिए अगर कभी आपका डी निगेटिव आ जाता है, अगर कभी आपका डी निगेटिव आ जाता है, तो आप उस क्वेश्चन में लिख देंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी। क्या लिख दोगे? रूट्स आर इमेजिनरी, तो वी कैन नॉट फाइंड रूट्स। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि रूट्स निकलते नहीं है, आपके 10th स्टैंडर्ड में रूट्स नहीं निकालेंगे हम लोग। ठीक है, आज जब 11th में जाओगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, उसके आधे पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है, वहां आपको सिखाया जाएगा कि इमेजिनरी रूट्स को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप 10th स्टैंडर्ड में हो, तो कभी भी आपकी डी की वैल्यू निगेटिव आएगी तो आप इतना लिख करके उस क्वेश्चन को क्लोज कर दोगे, खत्म कर दोगे कि रूट्स आर इमेजिनरी सो वी कैन नॉट फाइंड रूट्स। कोई समस्या? बढ़िया, नहीं है। तो आप इस दोनों कंडीशन को समझ गए हैं। अब इसके बाद देखिए, यहां फटाफट आइए। जब आपका रूट्स जो है, देखो रियल तो है, आपको समझ में आ गया, रियल तो है, आपको समझ में आ गया, लेकिन रियल में भी इन दोनों कंडीशन में कौन सी कैसे पता चलेगा? आई बात समझ में? आपको डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से ये पता चल गया कि रूट्स रियल है मेरे, लेकिन अब इक्वल आएंगे कि अनइक्वल आएंगे, अनइक्वल आएंगे कि इक्वल आएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये भी पता चल जाएगा। देखो, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगी, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगी, मतलब जब डी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, जब डी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तब आपको जो अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी वो अनइक्वल मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? अनइक्वल। रियल तो मिलेगी लेकिन अनइक्वल, अल्फा की कुछ और आएगी, बीटा की कुछ और वैल्यू आएगी। और जब यहां देखो इक्वल टू जीरो की बात होगी, जब इक्वल टू जीरो की बात होगी तो डी, सॉरी इक्वल टू जीरो कह रहा हूं, अल्फा और बीटा बराबर होने की बात होगी, रूट्स आर इक्वल की बात होगी, तो डी बराबर जीरो आएगा। क्या आएगा? डी जीरो। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की और आपकी डी की वैल्यू जीरो आ गई, और आपके डी की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई, तो जब आपके डी की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा दोनों क्या आने वाले हैं? बराबर आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? सेम आने वाले हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, अगर डी ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो अल्फा का फॉर्मूला आप जानते हो, -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा का फॉर्मूला ये है -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला है कब? जब डी ग्रेटर देन जीरो आएगा, डी पॉजिटिव आएगा, तो अल्फा इस फॉर्मूले से निकलता है, अल्फा इस फॉर्मूले से निकलता है, और बीटा जो है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, अब जब रूट डी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है, डी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो आप डी की वैल्यू को जब इस फॉर्मूले पे रखोगे, यहां पे जीरो रखोगे, तो अंडर रूट, यहां डी की जगह जीरो रखोगे तो अंडर रूट जीरो आएगा, अंडर रूट जीरो जीरो होता है, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, यहां भी सेम होगा, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी -b अपॉन 2a, एंड बीटा भी सेम आएगा क्योंकि दोनों अल्फा और बीटा सेम रहते हैं। आ रही बात समझ में? अल्फा का भी -b अपॉन 2 फॉर्मूला आएगा और बीटा का भी -b अपॉन 2 फॉर्मूला आएगा। मतलब अगर आपको ये पता चल जाए कि डी की वैल्यू जीरो है, तो आप इस पूरे फॉर्मूले को लगाने के बजाय सीधे क्या लगा सकते हो? -b अपॉन 2a। जैसे ही -b अपॉन 2a आएगा तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही
बीटा की भी आ जाएगी। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। फटाक से इसको नोट कर लो, फटाक से इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम लोग तुरंत क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और इस टॉपिक में इस टॉपिक में एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यहाँ पे के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन, ए की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बहुत वैरायटी क्वेश्चन करेंगे कि कैसे कैसे वैल्यू कब कंडीशन पे कैसे लगानी है, अलग अलग कंडीशन को कैसे यूज करना है, सब समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हो गया स्क्रीनशॉट? तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे ये कहाँ चला गया? हाँ ये वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। करना कुछ भी नया काम नहीं है, वही काम करना है जो आप करते हो। ए बी सी निकालोगे, डी निकालोगे, डी की वैल्यू निकालोगे, और वैल्यू निकाल करके अब रुक जाओगे, ठीक है। वैल्यू निकाल करके अब क्या करोगे? रुक जाओगे, फिर देखेंगे नेचर क्या होता है, ठीक है। कोई समस्या वाली बात नहीं, जो आप पीछे करते आए वही करते आओगे, बस छोटा सा टॉपिक एक्स्ट्रा हुआ है बस, ठीक है। यहाँ देखो, ए की वैल्यू कितनी बेटा? फटाफट बताओ, चलो। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, बस नेचर बताना है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू कितनी बेटा? -8 है, सी की वैल्यू कितनी है? 5 है। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है अपने पास? -8 का स्क्वायर माइनस 4a। सी की वैल्यू 5। अब तक आप लोगों को ये सब मुंह पे एकदम रट जाना चाहिए। -8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40, ठीक है। अब कितनी आई डी की वैल्यू? 24। डी की वैल्यू 24 आ गई, मतलब डी की वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर देन 0 आ रही है। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो रूट्स कैसे निकलेंगे इसके? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। कैसे रूट्स आएंगे बेटा? रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। डी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है रूट्स रियल है, ठीक है, एंड अनइक्वल है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इस बात को बहुत ख्याल रखिएगा। डी ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रूट्स रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। चलो अब इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ फटाफट, ठीक है। दोनों कंडीशन साथ में लिखना, रूट्स रियल भी होंगे एंड अनइक्वल होंगे। तो कैसे लिखोगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ फटाफट। ए की वैल्यू कितनी? 4। बी की वैल्यू कितनी? -5। एक मिनट। बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू कितना? 3। तो बी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है? -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3, ठीक है। डी का डी इज इक्वल टू -b का स्क्वायर 25, -b कह रहा हूँ सॉरी, -5 का स्क्वायर 25। और ये देखो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा? 48, ठीक है। अब प्लस माइनस करोगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2, ठीक है। -23 ये आपकी क्या आ गई बेटा? डी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो, डी की वैल्यू निगेटिव आ रही है। डी की वैल्यू निगेटिव मतलब डी ग्रेटर लेस देन 0 आ रहा है। डी की वैल्यू -23 आ रही है, मतलब डी लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब है रूट्स आर क्या बेटा? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी है। सो वी कैन नॉट फाइंड अल्फा एंड बीटा। हम अल्फा और बीटा नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर हो गई बात? देखा कितना आसान है। फिर यहां आ जाओ, इस पे आ जाओ। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू कितनी? -4, सी की वैल्यू कितनी? +1। डी इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओहो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू बताओ? -4 का स्क्वायर, माइनस जगह -4 की जगह 4, ए की जगह 4, सी की जगह 1। अब देखो -4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। अब देखो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 1 16, 16 माइनस 16 0। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? बताओ, डी की वैल्यू 0। अब डी की वैल्यू 0 का मतलब क्या है? रूट्स आर रियल। रूट्स रियल तो है एंड इक्वल, एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। क्लियर है बात? तो बेटा मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं, तीनों में आपको सारा कुछ समझा दिया है। ये पहली कंडीशन है, रूट जब डी ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स रियल भी होंगे, अनइक्वल होंगे। फिर देखो यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन हो गई, रूट्स रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि डी 0 आया है, और यहाँ पे डी लेस देन 0 आया है, मतलब निगेटिव आया है, तो रूट्स इमेजिनरी हो गए, हम अल्फा बीटा नहीं निकाल पाएंगे। ध्यान दीजिएगा,
इस केस में अल्फा बीटा फाइंड हो जाएंगे, वी कैन फाइंड अल्फा बीटा। इस केस में अल्फा एंड बीटा निकल जाएंगे और इस केस में भी अल्फा और बीटा निकल जाएंगे। वी कैन फाइंड अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इस वाले केस में भी अल्फा बीटा निकल जाएगा, इस वाले केस में भी अल्फा बीटा निकल जाएगा, लेकिन इस वाले केस में अल्फा बीटा नहीं निकल पाएगा। अब यहां ध्यान दो, इस वाले केस में अल्फा बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा का होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला रहेगा किसका, अल्फा और बीटा निकालने का। और इस केस में क्या फॉर्मूला रहेगा अल्फा बीटा निकालने का, माइनस बी अपॉन 2a, अल्फा के लिए भी और बीटा के लिए भी, अल्फा के लिए भी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। अल्फा बीटा निकालने के लिए माइनस बी अपॉन 2a फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है, फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक है। ये बस इतना ही बताना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आपको करना है। हमें जो मेन काम है वो है के की वैल्यू वाले क्वेश्चंस के लिए ए बी सी, जिसमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। हमें किसी गिवन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ये आप देख रहे हैं कितना आसान है, तो इसको आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग उन क्वेश्चनों पे चलेंगे जो 1 नंबर में या 2 नंबर में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है, और उन क्वेश्चनों में एक खास बात होगी, जिसमें हमें वैल्यूज निकालनी होगी। उसमें एक खास बात ये होगी कि आपको नेचर ऑफ रूट गिवन होगा, क्वेश्चन में ये बता देगा आपको कि ये वाला केस है या ये वाला नेचर है या ये वाला नेचर है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बता देगा या ये वाला नेचर है और या तो ये वाला नेचर है, क्वेश्चन में आपको पहले ही बता देगा। फिर आपसे के बी ए की जिसकी भी वैल्यू पूछना होगा वो पूछेगा, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, के वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो, अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो स्टार्टिंग इनिशियल बेसिस पे छोटा क्वेश्चन लिया है। ऐसे के वाले और कांस्टेंट फाइंड करने वाले क्वेश्चंस बड़े भी होते हैं, 2 नंबर 3 नंबर में भी कभी कभी आते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बड़े छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या निकालना है आपको, के की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि आपको के की वैल्यू निकालनी है और इस के की वैल्यू के लिए ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट्स देगा। तो इक्वल रूट्स देगा तो बेटा आप इसको गौर करिए, आपको बता रहा है कि रूट्स कैसे आने वाले हैं, इक्वल आने वाले हैं। और इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है बेटा, d इज इक्वल टू 0। क्या होती है भाई बताओ, इक्वल रूट्स की कंडीशन d इक्वल टू 0 होती है। क्लियर है, तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मैं ऐसे fx लिख सकता हूं, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस, या fx ना भी लिखूं, सिंपल ऐसे ही लिख देता हूं, चलो छोड़ो, fx की कोई आवश्यकता नहीं है खास। यहाँ देखो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू बताओ बच्चों, लड़कों ए की वैल्यू बताओ 2, बी की वैल्यू बताओ k, सी की वैल्यू बताओ 3, डी इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमको गिवन है, तभी मैं d इक्वल टू 0 लगा रहा हूं। अगर आपको अनइक्वल रूट दिया होता तो d ग्रेटर देन 0 लगाते, इमेजिनरी रूट दिया होता तो d लेस देन 0 लगाते, ठीक है। चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान दो कंडीशन d इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0 है, फिर d की जगह क्या फॉर्मूला लगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इक्वल की जगह इक्वल लगाओ, 0 की जगह 0 लिखो, ठीक है। d के फॉर्मूला पुट कर दिया, अब d की वैल्यू पुट कर, ये इस पे वैल्यू पुट करो इस जगह पे। b की वैल्यू कितनी है k, माइनस जगह माइनस 4 की जगह 4, a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, c की वैल्यू कितनी है 3, लगाइए ब्रैकेट, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 0 की जगह 0, k का स्क्वायर। देखो यहाँ पे, अब इसको देखो 2 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 24, ठीक है। माइनस की जगह माइनस 24 इक्वल की जगह इक्वल, 0 की जगह 0। अब देखो माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 24 हो जाएगा प्लस 24, के स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या बन जाता है, स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बन जाता है, बताओ फटाफट, 0 बन जाता है, क्या बन, सॉरी 0 बन जाता है, रूट बन जाता है। के स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो,
या आप इस के को सॉरी 24 को सॉल्व करोगे, रूट 24 को, तो कैसे सॉल्व करते हैं, 24 को सॉल्व करो, 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर से सॉल्व कर लेते हैं। जिनका पेयर बनता है, जिनका पेयर बनता है उसको रूट के बाहर एक बार लिखते हैं, एक पेयर बना है तो इस 2 को रूट के बाहर एक बार लिखेंगे। जिनका पेयर नहीं बनता है उसको मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिख देते हैं। 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6। ठीक है, 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6। अब यहाँ देखो रूट के आगे आपको एक और बात बताई थी मैंने, प्लस और माइनस लगेगा, प्लस और माइनस लगेगा। ठीक है, तो ये के की वैल्यू आ गई है। ठीक है, आप सबको इस तरह से प्राइम फैक्टर निकाल करके रूट लिखना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मैं यहाँ समझा देता हूँ कि जो भी नंबर आपका रूट के अंदर है, ठीक है, उसका प्राइम फैक्टर निकालिए। जितने भी फैक्टर आएंगे उनका पेयर बनाना शुरू करिए। जितना पेयर बनेगा उन पेयर में जो नंबर होंगे उनको एक एक बार लिखिए और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट के बाहर लिख दीजिए। और जिनका रूट नहीं बन रहा है, सॉरी जिनका पेयर नहीं बन रहा है, जिनका पेयर नहीं बन रहा है उनको मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिख दीजिए। क्लियर है, कोई समस्या? जैसे मान लो मैंने 48 लिया, समझा देता हूँ। 2 से डिवाइड किया 24 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ ये फैक्टर है, इसका पेयर बन गया। ठीक है, इसका पेयर बन गया, एक 2 का ये पेयर बना हो तो इसको एक बार लिखूंगा, ये पेयर बना है इसको एक बार लिखूंगा। ठीक है, अब ये पेयर को एक एक बार लिख दिया। अब ये दोनों बाहर हैं, ध्यान देना, इनका पेयर बन चुका है, उनको एक एक बार लिख दिया, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा। 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। 4 को रूट के बाहर लिखना है, 4 को रूट के बाहर लिखना है। और ये 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो इसको रूट के अंदर लिख देना है। क्लियर है बात? तो ऐसे ही करना होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। ये के की वैल्यू आपकी आ गई है, चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो हो गया स्क्रीनशॉट। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा और हम लोगों ने एक्स्ट्रा बनाया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, उसके थोड़ा सा एक स्टेप आगे। अब यहाँ ध्यान दो, फिर वही चीज, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल। रूट्स क्या दिया हुआ बेटा, इक्वल दिया हुआ। रूट्स इक्वल दिया तो आपको मालूम है डी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। अब यहाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिखो, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो के एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर के एक्स 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 6 अपनी जगह पे है। अब ये देखो ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ए की वैल्यू कितनी है, के, बी की वैल्यू कितनी है, -2 के, सी की वैल्यू कितनी है, 6। कंडीशन क्या दी है, कंडीशन डी इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आएगा, 0। बी की वैल्यू कितनी है, -2। बी की वैल्यू कितनी है, -2 के का होल स्क्वायर, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस गया, 4 की जगह 4 लिखा, ए की जगह के, और सी की जगह कितनी है बेटा, 6। चलो लड़को, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। बातें नहीं करो भाई, 4 के स्क्वायर। अब यहाँ देखो -4 इंटू 6 कितना होता है, 24 के इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी बात। आप इसको ऐसी गलती कभी मत करिएगा, सुन लीजिए ध्यान से। बहुत बच्चे क्या करेंगे इसमें, देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर माइनस 24 के उधर जाएगा तो प्लस 24 के। अब बच्चा क्या करेगा, स्क्वायर से ये के काट देगा। अब यहाँ पे 4 के आ जाएगा, 24 बचेगा, 4 से ये 24 काट देगा, के की वैल्यू 6 ला देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ये काम आपको नहीं करना है। ये काम कर दोगे तो आपके मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन हो सकता है मिले ही ना आपको। क्लियर है, हो सकता है करेक्ट वाला आंसर आपको मिले ही ना। तो आप इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, और इस बात का ख्याल ये रखना है, बात ये है कि कभी भी आपको दोनों तरफ, देखो दोनों तरफ का मतलब सॉरी, कभी भी आपको मल्टीपल के दिख रहे हो, ठीक है, एक से ज्यादा के दिख रहे हो, तो इसको उधर ले जाकर के को कट नहीं करना है। किसी भी हाल में के को कट नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, के को कट नहीं करना है, नहीं तो के की एक वैल्यू मिस हो जाएगी, फिर आपका ऑप्शन सही नहीं बैठेगा या आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो हम के को काटते नहीं है, के की वैल्यू तो निकालनी है ना, तो के को क्यों काट रहा है भाई, के को काट दोगे तो वैल्यू मिस हो जाएगी।
जिसकी वैल्यू निकालनी उसी को काट दोगे तो खराब हो जाएगा मामला। यहां से के कॉमन करो, और क्या क्या कॉमन हो रहा है देखो, कॉमन करो कॉमन करो। 4 की टेबल में 4 आता है, 4 की टेबल में 24 भी आता है, के स्क्वायर है के है, तो क्या होगा 4 के कॉमन हो जाएगा, 4 के कॉमन हो जाएगा, यहाँ 1 के बचेगा, माइनस के माइनस बचेगा, 4 की टेबल में 24 6 बार में आता है, 1 के बाहर जा चुका है। ऐसे क्लियर है बात। अब ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है। आपको याद होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जब ऐसा आता था x-2 और x-3 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा आता तो आप इसको अलग 0 से इक्वेट करते थे और इसको अलग 0 से इक्वेट करते थे। याद आ रहा है आपको? आ रहा है ना? तो वही काम आपको अब यहां करना है, ठीक है, वही काम आपको यहां करना है। इस 4k को अलग से, इस देखो यहाँ पे, इस 4k को अलग से 0 से इक्वेट करना है, एंड इस k-6 को अलग 0 से इक्वेट करना है, इस k-6 को अलग से 0 से इक्वेट करना है। 4 के साथ k मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 0/4। अब k यहाँ देखो 6 यहाँ k के साथ माइनस में है, उधर जाएगा तो 6 प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0/समथिंग 0 और k की वैल्यू 6, ठीक है, k की वैल्यू 6। तो ये रहा हमारे पास आपका दो आंसर, एक k की वैल्यू 0 और एक k की वैल्यू 6। ये आंसर है आपका। और अगर आप k को कट कर दोगे तो आपका आंसर सिर्फ 6 आएगा, 0 आएगा ही नहीं। क्लियर है? तो फटाफट नोट करिए इसको, फटाफट तुरंत नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट। ठीक, चलो अब यहां देखो सेम काम है हमारे पास। इक्वल रूट्स दिया हुआ है, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब वही है d = 0, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वेश्चन है आपके पास। तो फटाफट देखो, सॉल्व करोगे तो आप क्वेश्चन कॉपी करोगे। यार क्या कर रहा हूं मैं, +1 = 0, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। a की वैल्यू बताओ भाई, k+4। कभी कभी जल्दी लिखने के चक्कर में और देर हो जाती है। b की वैल्यू बताओ, k+1। c की वैल्यू बताओ 1। d कंडीशन क्या है, d = 0, क्या है ये कंडीशन, आपको मालूम है कंडीशन, d = 0, इक्वल रूट्स दिया हुआ है तो d = 0 लगेगा, ठीक है। चलो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, u की जगह 0 होता है। b की वैल्यू कितनी बेटा, k+1 है, स्क्वायर माइनस जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह, बोलो भाई k+4, c की जगह बताओ 1 = 0। क्या कोई समस्या है किसी को? कितने साल से ये सब करते आ रहे हो, साल से नहीं मतलब काफी पिछले लेक्चर में। अब यहाँ देखो, ये है x + y का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर। देखो यहाँ दो टर्म है, a + b का होल स्क्वायर, क्या खुलेगा, a² + b² + 2ab, ये खुल गया। माइनस की जगह माइनस लगाओ, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो 1 का कोई मतलब नहीं, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इतना ही रहेगा। 4 × k 4k, -4 × k -4k हो गया, -4 × +4 -16, क्योंकि प्लस माइनस -4 × 4 16, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ देखो, k², 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2k -4 ये कॉपी हो गया सबके नीचे। जो चीज में सॉल्विंग नहीं हो रही उसको बस कॉपी कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे k² है, ठीक है, यहाँ देखो +1, ध्यान दो, +1 और -6 -16, +1 और -16, प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगा, बड़ा कौन है, 16 बड़ा है, साइन लगेगा, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 1 गया, 15 बचा, साइन बढ़ेगा। अब यहाँ देखो, +2 -4, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, 2 के बचा, साइन बढ़ेगा लगेगा, ये रहा, = 0। तो आपके पास क्या आया, k², ओहो ये कैसे चल रहा है भाई, k² - 2k -15 = 0। ये आई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो देखो ये k के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसका हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसका हम सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो। आप देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको सेकंड चैप्टर में सिखाया एकदम अच्छे से, फटाक से k की, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बन रहा है ना, k के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसका मतलब है k की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो फटाफट। x, ये k² का कोफिशिएंट कौन है, 1 है, यहाँ कांस्टेंट कितना है, -15 है,
तो 1 इंटू -15 का मल्टीप्लाई होता है, आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए, -15 आएगा। फिर यहाँ 15 का आप माइनस को भी छोड़ दो, 15 का आप क्या निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो। 3 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 1 बार में, तो 15 का जो फैक्टर आया वो 3 इंटू 5 आ गया है, 3 इंटू 5 आ गया है। क्लियर है बात। अब आपको यहाँ क्या चाहिए, यहाँ आपको 2 चाहिए। क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे 2 कैसे आएगा, 15 माइनस 3 कर देंगे, 2 आ जाएगा। बस इस पे ध्यान रखा करो, इसके साइन को भी छोड़ दो, इसके साइन को छोड़ दो, बस इस पे ध्यान रखो, बिना साइन वाले के इस पे ध्यान रखो। ये बस 2 पे ध्यान रखो, 2 आपको 2 लाना है। तो 5 माइनस इन्हीं दोनों का यूज करके हमें 2 बनाना है। 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस की जगह ध्यान दो, ध्यान दो, माइनस की जगह माइनस लगाओ, और इस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 3, के की जगह के, माइनस की जगह माइनस, 15 की जगह 15। क्या कोई समस्या है, नहीं है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस, खोलो इसको, प्लस माइनस -5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर ये इधर मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, और के अंदर मल्टीप्लाई कर दो -5 के, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 3 इंटू के 3 के, और -15 अपनी जगह पे है, इक्वल टू 0। अब आगे के 2 में से कॉमन करो फटाफट, आगे के 2 में से कॉमन करो, फिर पीछे के 2 में से कॉमन करो। आगे के 2 में से कॉमन करो तो के कॉमन हो जाएगा, के -5 बचेगा। मैं आप ये मान के चल रहा हूं कि आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग आती है, नहीं आती तो चैप्टर नंबर 2 में जाके देख लीजिए। कॉमन करिए, क्या कॉमन हो रहा है इसमें, 3 कॉमन हो रहा है, के -5 बचेगा यहाँ भी, इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से क्या कॉमन हो रहा है, के -5 कॉमन हो गया, इसमें से के -5 बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा, के -5 बाहर चला गया, तो +3 इक्वल टू 0। अब इसको अलग 0 से इक्वेट कर लो, के -5 को अलग 0 से इक्वेट कर लो, एंड सॉरी एंड नहीं, और के +3 को अलग 0 से इक्वेट कर लो, ठीक है। तो के उधर गया तो देखो बेटा, -5 उधर जाएगा तो +5, और -3 उधर जाएगा तो सॉरी +3 उधर जाएगा तो -3, ठीक है। तो ये एक के की वैल्यू +5 आ रही है, एक के की वैल्यू -3 आ रही है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डी की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक बन जाता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है, और आपकी क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आता है, श्रीधराचार्य भी आता है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। के की वैल्यू आ गई है, मैं आपको, ठीक है, अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, पिछले वाले टॉपिक्स के 1 से लेके 5 या 6 लेक्चर जितने भी हो गए हैं वहां तक के, आज के लेक्चर को छोड़ के इससे पिछले वाले सारे लेक्चर्स के मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको घर पे सॉल्व करिएगा, उसके आंसर्स निकालिएगा, जो ना आए मुझे बताइएगा। अभी इसको नोट करिए, ठीक है। चलो हो गया स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, काफी सारे क्वेश्चन देख रहा हूं, प्रैक्टिस के काफी सारे क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद जिसमें आपको प्रॉब्लम आए आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है, या आप टेलीग्राम के ग्रुप में भी आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, काफी सारे इसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिसेंट के कुछ क्वेश्चन कम ही है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया है, ओके। चलो अगला देखो, ये देखो कुछ क्वेश्चन आपके ए बी वाले सारे क्वेश्चन है, देखो ये सारे क्वेश्चन ए बी वाले करवाए थे, ये वो हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये एलसीएम वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया है। चलो ये अब देखो यहाँ पे देखो, ये सारे एलसीएम वाले क्वेश्चन है अलग अलग तरीके के, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए या इनके स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतने क्वेश्चन आप अपने रखिए अपने पास, आपको जो मन करे इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आप सॉल्यूशन वगैरह निकालिए, जहां पे समस्या है बताइए, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, अगर हम लोग सारे, देखो मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूं, और प्रैक्टिस के लिए मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको कराता हूं, ठीक है। अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने लगूंगा तो बहुत ज्यादा आपका लेक्चर लंबा होगा, लेकिन आप यकीन मानिए जितने क्वेश्चन मैं कराता हूं वो मोर देन इनफ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा,
बाकी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और सेम यही लेक्चर जो अगला लेक्चर आएगा इसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, के की वैल्यू वाले क्वेश्चन और अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपको लेक्चर बढ़िया लगा हो तो शेयर कर देना, बाकी तो चलो बाय बाय।